अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 का लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने मुकम्मल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसको 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत अहम चैप्टर है और बहुत इजी है। आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई मसला हो तो आप लोगों ने क्लास में बताना है। सबसे पहली बात है बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है। बायो एनर्जेटिक्स इज द quantitative study of energy relationship and energy convergence in biological system। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ दो टर्म पढ़ी है, एनर्जी रिलेशनशिप, एनर्जी का आपस में ताल्लुक, और दूसरा एनर्जी कन्वर्जेंस, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी का आपस में ताल्लुक, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इन दोनों चीज़ों को हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है? बायो एनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, लिविंग सेल्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं, सबसे पहले जो एनर्जी है वो सन के पास है। सन की एनर्जी को हम नाम देते हैं सोलर एनर्जी। उसे सबसे पहले अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट उस एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसे हम एटीपी और NADPH भी कहते हैं। तो पहले एनर्जी सन के पास थी तो उसको नाम दे रहे थे सोलर एनर्जी। जब प्लांट के पास आ गए तो तब उसका नाम बन गया केमिकल एनर्जी। तो ये जो हमारे पास एनर्जी का आपस में ताल्लुक है और एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, इसे हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करता है, फॉलो करता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एनर्जी ना क्रिएट होती है, ना वो क्या होती है, ना वो वेस्ट होती है, बल्कि वो अपने एक फॉर्म से एनर्जी अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो ये चीज़ हमारे पास आप लोग ने कर लेनी है। दूसरा है नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जरूरत क्यों पेश आती है? ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फ्री एनर्जी टू कीपिंग एलाइव एंड फंक्शनिंग। कहते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए और अपने तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फ्री एनर्जी चाहिए। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फ्री एनर्जी। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिज्म को फ्री एनर्जी चाहिए किस काम के लिए? लाइफ जिंदा रहने के लिए और परफॉर्म देयर फंक्शन, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज, आवर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट इज पावर्ड बाय सन। कहते हैं इस प्लेनेट जमीन के ऊपर जितनी भी लाइफ है, तमाम की तमाम लाइफ को पावर या एनर्जी प्रोवाइड करने का जो अल्टीमेट सोर्स है वो हमारे पास सन है। कुछ ऑर्गेनिज्म को सन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और कुछ को प्रोवाइड करते हैं इनडायरेक्टली। जैसे सन की एनर्जी को सबसे पहले कौन लेते हैं? प्लांट लेते हैं। तो प्लांट सन की एनर्जी को यूज करेंगे डायरेक्टली। इन प्लांट्स को हम भी खाते हैं और दूसरे एनिमल भी इनके ऊपर फीड करते हैं, तो हम भी सन की एनर्जी को यूज करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर ये सन की एनर्जी हमें मिलती डायरेक्टली मिलती तो फिर हम उसको डायरेक्टली कहते हैं। चूंकि सन की एनर्जी पहले प्लांट को मिली है, फिर हमने प्लांट के ऊपर फीड किया है, तो हमने भी सन की एनर्जी यूज की, लेकिन इनडायरेक्टली यूज की। अब नेक्स्ट बात ये है कि प्लांट को जब ये एनर्जी मिलती है सन की, प्लांट्स को जब ये एनर्जी मिलती है तो कैसे लेते हैं? इस काम के लिए प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स यूजेस क्लोरोप्लास्ट। प्लांट अपने क्लोरोप्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है? एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिनके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो लाइट वगैरह को अब्सॉर्ब करेंगे। सबसे पहली बात यह है क्लोरोप्लास्ट एंड काम क्या होता है? कैप्चर द एनर्जी, कैप्चर द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सन से आ रही है उसे हम नाम देते हैं सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी को बाद में कन्वर्ट करते हैं प्लांट अपने क्लोरोफिल की मदद से,
जिसे नाम देते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एक्चुअली हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फर्दर आप लोग इसकी डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे एक आपके पास हो गया एटीपी और दूसरा आपके पास हो गया NADPH, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज इमरजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे मतलब के सामने आया। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जैसे सामने आया तो ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि जब ये जमीन बनी थी, शुरू वाला जो एनवायरनमेंट था उस वक्त ऑक्सीजन का लेवल नहीं था। तो जब ऑक्सीजन का लेवल नहीं था तो उस वक्त हमारे पास फ्री ऑक्सीजन भी नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के सामने आने के बाद हमारे पास बहुत बड़ी मिकदार में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेट इकट्ठी होने लगी। और जैसे ही ये हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठी हुई तो क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ फ्री O2, जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का बहुत सारा लेवल इकट्ठा हो गया तो ऐसे एक चीज हमारे पास पॉसिबल हुई, क्या चीज, एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब पहली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत सारा इकट्ठा हो गया। जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इकट्ठा हुआ तो ऑक्सीजन के इकट्ठे होने से हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस इवॉल्व हुआ। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इस मुकम्मल चैप्टर का मकसद ये है कि एनर्जी कैसे बनती है और वो एनर्जी कैसे टूटती है। तो जो इस चैप्टर का फर्स्ट हमारे पास हाफ है उसमें हम वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे वो तमाम प्रोसेस करते हैं और कैसे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी जिसे हम नाम देते हैं ATP और NADPH, इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर का एक और हाफ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी और हमारे पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेंगे तो हमारे पास एनर्जी वगैरह जो है वहाँ से रिलीज होगी। फर्दर आप लोग मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा क्रेब्स साइकिल के बारे में आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रिलीजेस ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन का मकसद होता है फ्री ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ा हुआ है उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना और क्या चीज़ बनाना, एनर्जी बनाना। वो एनर्जी कैसे बनेगी, वो एक्चुअली बनेगी ग्लूकोज से। दूसरी चीज, रेस्पिरेशन कपल सम ऑफ दिस एनर्जी टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी और क्या बनेगी, उससे बन जाएगी ATP वगैरह बनेगी। ये सारी बातें आप लोग फर्दर आगे चल के डिटेल से पढ़ लेंगे। कभी कभी MCQs वगैरह यहाँ से बन जाता है, ये आप लोगों ने देख लेना है। ATP is a kind of chemical link between anabolism and catabolism। कहते हैं आप लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, एनाबोलिज्म क्या होता है, अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिले तो वो मिल के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एनाबोलिज्म। जैसे आप लोगों के सामने एक चीज है क्या, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर ये मिलते हैं फॉस्फेट के साथ तो बन जाता है ADP। अगर ये ADP दोबारा मिले फॉस्फेट के साथ और बन जाएगा ATP। AMP से क्या चीज बनी, ATP, इसका नाम क्या होगा, एनाबोलिज्म। अगर यही हम क्या करें, ATP को ब्रेक करें और फॉस्फेट ग्रुप ये आयन निकल जाए और बन जाए हमारे पास ATP, इस ATP को दोबारा हम ब्रेक करें और बन जाए हमारे पास AMP, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या रहेगा, कैटाबोलिज्म। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ATP इज ए काइंड ऑफ केमिकल लिंक, मतलब कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के दरमियान में जो हमारे पास चीज़ है वो कौन सी, वो ATP। ये कभी कभी MCQs आ जाता है तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, जिसको हम नाम देते हैं एक्चुअली बायो एनर्जेटिक्स का। तो सबसे पहली बात ये है, प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये हमारी मदद करता है
कि हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक से बातें दोबारा मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करा देता हूँ, आप इनको अच्छी तरह से देख लें। आपने अच्छी तरह से बुक से भी रीड इनको कर लेना है। इधर से भी मैं आपको बता देता हूँ, फोटोसिंथेटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, चाहे वो हमारे पास प्लांट है, चाहे वो अलजी हैं, ये क्या करते हैं, यूज सोलर एनर्जी, शम्सी तवानाई को, सूरज की मतलब हीट को, उसकी एनर्जी को यूज करते हैं और सोलर एनर्जी को यूज करके ये बना लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल भी आप लोग कह सकते हैं। फर्दर ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है ये टूटेगा, इस प्रोसेस को नाम देंगे ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट टूटे और ये बन जाए आपके पास पायरुवेट। फर्दर आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूटता है और हमारे पास 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं 3 कार्बन कंपाउंड, वो 2 बनते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फर्दर ये जो पायरुवेट बना है इस पर पायरुवेट को फर्दर हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस के थ्रू मजीद ब्रेक करेंगे। पहले हम इस पायरुवेट की कर लेंगे मतलब के ऑक्सीडेशन करेंगे और जैसे ये पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, फिर हम इस एसिटिक एसिड को एक एंजाइम के साथ मिलाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलाएंगे और बन जाएगा हमारे पास एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए को एक्चुअली हम नाम देते हैं एक्टिव एसीटेट। फिर हम एक इस एक्टिव एसीटेट को मिलाएंगे एक मतलब के 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जिसका नाम है एसिटेट, तो फर्दर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह इसको मजीद हम एक और रिएक्शन में लेके जाएंगे जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फिलहाल आप लोग इधर से एक शार्ट भी कर लें, ये वाला, ठीक है। क्या शार्ट है, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आप लोगों ने बताना है, मैं आपको जैसे जैसे कोई भी हमारे पास टॉपिक आता जाएगा इन दोनों के मुतालिक मैं आपको मजीद भी कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा। फिलहाल जो आज हमने लेक्चर देखा है उसमें से 2 पॉइंट आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हवाले से तैयार कर लेने हैं। फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एनर्जी कैप्चर होती है, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सोलर एनर्जी को मतलब के अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट और वो उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी हमारे पास एटीपी और एनएडीपी बनती है, ये हमारे पास ये 2 चीज़ें मिलती हैं, फिर बाद में ग्लूकोज भी बनाती हैं। ये फोटोसिंथेसिस के आप लोग फर्दर 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक का नाम होगा डार्क रिएक्शन, दूसरे का नाम होगा लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और एनएडीपी बनेगा, जबकि जो हमारे पास डार्क रिएक्शन है उसके दौरान बन जाएगा हमारे पास ग्लूकोज। फर्दर ये ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी, ये प्रोसेस कहलाएगा रेस्पिरेशन। तो हमने क्या चीज़ सीख ली, फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, जबकि जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन इज नोन एज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से शॉर्ट देख लेना है। ओके बच्चे, अल्लाह।